राज सबको लेकर एक बड़े से घर के पास आकर रुकता है। वह घर इतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन दिखने में किसी बंगलों से कम नहीं था। सब जाकर दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, तो राज नेहा को आगे लेकर आता है। उस घर को फूलों से सजाया हुआ था और साथ ही दरवाजे के आगे एक रेड कलर का रिबन बंधा हुआ था। राज वहां से एक कर्मी के पास जाता है और एक कैंची लेकर आता है और फिर उसे नेहा के हाथ में थमा देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। नेहा बोली, ये सब क्या है राज? यह किसका घर है? अविनाश जी बोले, हाँ बेटा, यह कहाँ ले आए हो तुम हम सबको? सब लोग कंफ्यूज थे, सिवाय आरब के, क्योंकि वह तो पहले से ही सब कुछ जानता था। पिया आरब को मुस्कुराते हुए देखती हैं, तो वह समझ जाती हैं कि आरब जानता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो धीरे से उससे पूछती हैं, आप जानते हैं ना कि राज सबको यहाँ क्यों लेकर आया है? आरब धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। तो फिर बताइए ना, मुझे भी जानना है। तो आरब बोला, सब्र करो थोड़ा सा, सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में। जब राज ने कुछ नहीं कहा तो नेहा ने फिर से वही सवाल दोहराया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हम कहाँ हैं और किसका घर है? कुछ तो बताओ। तो राज बोला, ओफो नेहा, कितने सवाल करती हो तुम। अब सवाल जवाब छोड़ो और यह कैंची पकड़ो और जल्दी से अपने नए घर में गृह प्रवेश करो। राज की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। नेहा खुद बहुत हैरान हो जाती हैं। वह 2 कदम पीछे हट जाती हैं। नेहा बोली, यह सब तुम क्या कह रहे हो राज? सही कह रहा हूँ, यह तुम्हारा घर है। मैंने इसे बहुत मेहनत से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। यह मेरी अपनी कमाई का है। बहुत मेहनत लगी है मुझे इसे बनाने में। तो नेहा बोली, पर राधा जी बोली, यह तू क्या कह रहा है? क्या शादी के बाद तुम और नेहा अलग रहने वाले हो? क्या तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? बड़ी माँ, वो। तो आरब बोला, अरे रुक जाइए आप सब और ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब सुभाष अंकल ने राज को नेहा से दूर रहने के लिए कहा था, तब उन्होंने एक यह भी वजह बताई थी कि राज के पास अपना खुद का कोई घर भी नहीं है, उसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है, कोई वजूद नहीं है। पर यह बात राज के दिल में कांटे की तरह चुभी थी। वह दिन रात बस इसी के बारे में सोचता रहता और आखिरकार बहुत मेहनत के बाद उसने यह अपना खुद का घर बनवाया, अपनी मेहनत के पैसों से, खुद के दम पर। वह नहीं जानता था कि वह कभी नेहा से मिल पाएगा, लेकिन फिर भी उसने नेहा के लिए यह घर बनवाया था। तो आज जब भगवान ने इन दोनों को मिला दिया है, तो राज चाहता है कि इस घर में नेहा के शुभ हाथों से ही पूजा हो। आरब की पूरी बात सुनकर सब लोग हैरान होने के साथ साथ बहुत ही खुश थे। राज के लिए इतनी सी उम्र में इतना घर बनवाना, वह भी बिना किसी के सहारे, वह बहुत बड़ी बात थी। आज उसने अपने आप को साबित कर दिया था। सुभाष जी की आंखें नम हो गई थीं। वह आगे जाकर राज के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और उसे कहते हैं, तुम सच में बहुत ही मेहनती हो। मुझे वैसे भी तुम पर यकीन हो गया था कि तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे, पर आज आकर मुझे अपनी बेटी की पसंद पर बहुत गर्व हो रहा है। एक बार फिर से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तो राज बोला, अरे नहीं नहीं, आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए अंकल। आप नेहा का रिश्ता मेरे साथ करने के लिए तैयार हो गए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। सब लोग बहुत खुश थे। राज की कामयाबी देखकर एक बार फिर से राज नेहा की तरफ कैंची बढ़ा देता है, लेकिन नेहा इस बार भी मना कर देती है, मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना है। सबने देखा कि नेहा खुश नहीं लग रही थी। राज भी उसे खुश ना देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ नेहा, क्या तुम्हें घर पसंद नहीं आया? पर मुझे इसे क्यों पसंद करना है? मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं नहीं। तो पिया बोली, क्या बात है नेहा, खुलकर बताओ। बात सिर्फ ये है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। हाँ, मैं समझती हूँ कि राज ने इसे बहुत मेहनत से सिर्फ मेरे लिए बनवाया है, पर मैं, तुम क्या? तो नेहा बोली, मुझे आप सबके साथ रहना है, हमारे उस घर में,
सबके बीच एक साथ। यहाँ ऐसे अकेले नहीं। राज तो चला जाएगा ऑफिस, फिर मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? नहीं नहीं, मुझे कपूर मेंशन ही रहना है शादी के बाद। प्लीज राज, यहाँ नहीं। नेहा बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोल रही थी। राज उसकी बातें ध्यान से सुनता है और फिर एकदम से हंसने लगता है। किसी को भी समझ नहीं आया कि वह ऐसे क्यों हंस रहा है, पर राज ने नेहा को समझाया। अरे पागल, तुमसे किसने कहा कि हम शादी के बाद यहीं रहेंगे? हाँ मतलब अगर तुम रहना चाहती हो तो हम जरूर यहाँ रह सकते हैं, पर अगर सच बताओ तो मैं खुद भी अपने परिवार को छोड़कर यहाँ अकेले नहीं रहना चाहता। मुझे भी उनके साथ ही रहना है। मैं बस तुम्हारी इच्छा जानना चाहता था, पर अब जब खुद ही नहीं चाहती कि हम यहाँ अकेले रहें, तो फिर हम अपने परिवार के साथ ही रहेंगे। हाँ बस कभी कभी इस घर में भी आ जाया करेंगे। तो नेहा बोली, सच्ची? तो राज बोला, प्रॉमिस। राज और नेहा दोनों मुस्कुराने लगते हैं। सब लोग जो वहाँ थे इन दोनों को साथ देखकर सब अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहे थे। बहुत ही अच्छे से नेहा ने अपने नए घर में गृह प्रवेश किया और पूजा खत्म की। जहाँ एक तरफ सब लोग राज के नए घर की पूजा में बिजी थे, वहाँ दूसरी तरफ कपूर मेंशन में मुस्कान अपने कमरे में अकेली थी और अपनी माँ से बातें कर रही थी। मुस्कान बोली, और फिर आरब ने कहा कि वह भी पुराने दिन याद करता है जब हम दोनों साथ में गार्डन घूमने जाया करते थे। उसकी बातों से इतना तो साफ है कि उसे मेरे जाने से बहुत दुख हुआ था और वह बहुत तड़पा भी होगा। तो कविता जी बोली, बस इसी बात का अब तुझे फायदा उठाना है और आरब को अपना बनाना है, क्योंकि जब भी मैं पिया का नाम आरब से जुड़ा हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यह खुशियाँ तुम्हारे हिस्से की थीं। आरब पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक था, लेकिन आज उस लड़की ने तुम्हारी सारी खुशियाँ अपने नाम कर ली है। और तुम्हारे पापा तो कभी समझेंगे ही नहीं, उन्हें तो बस हमेशा से वो पिया ही दिखाई दी है। अपनी खुद की बच्ची के बारे में तो जैसे वह कुछ सोचना ही नहीं चाहते। तो मुस्कान बोली, वैसे माँ, पापा को कोई शक तो नहीं हुआ ना आप पर? नहीं, उन्हें अभी तक कोई शक नहीं हुआ। मैंने उन्हें यहाँ के कामों में बिजी कर रखा है, पर कुछ दिनों से वह कह रहे हैं कि पिया से बात करनी है, पिया से बात करनी है। मैंने जैसे तैसे उन्हें रोक रखा है। पता नहीं उन्हें उस पिया से इतना क्या लगाव है। जब देखो तब पिया पिया। उस दिन तुम्हारी जगह उसे मंडप में बिठाकर तुम्हारी सारी खुशियाँ भी उन्होंने पिया के नाम कर दी। तो मुस्कान बोली, कोई बात नहीं माँ, आरब से शादी करने के बाद भी पिया उसका प्यार नहीं जीत पाई, क्योंकि वह सिर्फ मेरा है। वैसे मानना पड़ेगा आपको, क्या दिमाग लगाया है आपने और यह सारा प्लान तैयार किया। थैंक यू सो मच माँ। तो कविता जी बोली, हाँ अगर तू उस दिन मेरी बात मान लेती और घर से भागी न होती तो यह सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें दर्द में कैसे देख सकती थी। तो बस थोड़ा सा दिमाग चलाया और रास्ता मिल गया। जी हाँ, यह सारा प्लान कविता जी का ही था। मुस्कान को कपूर फैमिली में वापस भेजना और पिया की जगह लेना। फ्लैशबैक, जब मुस्कान निखिल के घर से लौट आई थी और एक होटल में जाकर ठहरी थी, तब वह बैठे बैठे टीवी पर आरब की शादी की न्यूज़ देख रही थी। वो बहुत कंफ्यूजन में थी। अभी वह बाहर वहाँ किसी के सामने नहीं जा सकती थी। उसने पूरा एक हफ्ता ऐसे ही बिताया। उसके पास जो भी पैसे थे वो भी खत्म होने को आए थे। आखिरकार हिम्मत करके मुस्कान अपनी माँ को फोन लगाती है। जब कविता जी उससे बात करती है तो वह पहले तो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन फिर वह तुरंत मुस्कान से मिलने होटल पहुंच जाती है। कविता जी मुस्कान को बहुत डांटती हैं, पर मुस्कान ने उनसे बहुत माफ़ी मांगी और आखिर माँ का दिल पिघल ही गया। कविता जी ने मुस्कान को कुछ दिन के लिए ऐसे ही छुप कर रहने को कहा और वह बस मौके की तलाश करने लगी। उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और जिस दिन कपूर परिवार शिमला से वापस आने वाले थे, उस दिन पिया की बात हुई थी मनीष जी से और उनके जरिए कविता जी को पता चला था कि आज सब लोग वापस आ रहे हैं। उन्होंने मुस्कान को सारा प्लान समझाया और उसे तैयार रहने के लिए कहा। राज और नेहा की सगाई के दिन जब पिया और आरव नेहा के लिए हार लेने के लिए निकले,
तो कविता जी ने मुस्कान को फ़ोन करके बता दिया और मुस्कान ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कविता जी ने कहा था। जब आरब ने अपनी कार टर्न करके पास से घुमाई तो मुस्कान जानबूझकर उसकी कार के सामने आ गई और टकरा गई। सबको लगा कि यह सब बस एक एक्सीडेंट था, एक इत्तेफाक था, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि यह सब मुस्कान की चाल थी। कपूर मैंसन में घुसने के लिए और वहाँ कुछ दिन रहने के लिए कविता जी ने भी सबके शिमला से वापस आने के कुछ दिन पहले ही बहुत से काम के बहाने देकर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मनीष जी को तैयार किया और फिर तुरंत ही वह उन्हें लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई और अभी भी वह कोई न कोई बहाना करके उन्हें रोक लेती थी ताकि मुस्कान को थोड़ा और वक्त मिल जाए कपूर मैंसन में रहने का। जब मुस्कान ने बालकनी से देखा कि सब लोग वापस आ गए हैं तो उसने तुरंत कविता जी को बाय बोला और फोन रख दिया। अब वह छोटी छोटी कोशिशें करके परेशान हो गई थी क्योंकि आरब की तरफ से उसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था जिसकी उसने उम्मीद रखी थी। तो अब वह कुछ बड़ा करना चाहती थी लेकिन उसके लिए अकेले यह सब करना मुमकिन नहीं था। लेकिन तभी तुम पिया और आरब को अलग करना चाहती हो ना? तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह आवाज़ दरवाजे की तरफ से आई थी। मुस्कान आवाज़ सुनकर तुरंत पीछे मुड़कर देखती हैं और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक जाती हैं। वहाँ तपन खड़ा था। उसे देखकर पहले तो मुस्कान डर जाती हैं कि कहीं उसने उसकी बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन फिर तपन की बात पर गौर करती हैं तो वह और ज़्यादा चौंक जाती हैं। वो ड्रामा करते हुए कहती हैं, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों चाहूँगी कि वह दोनों अलग हो जाए? तुम कुछ भी मत बोलो और जाओ यहाँ से। भला मैं ऐसा क्यों चाहूँगी पिया के लिए? तो तपन बोला, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुम मुझे उतना नहीं जानती पर मैं तुम्हें कॉलेज के वक्त से जानता हूँ। हमेशा से देखता आया हूँ कि तुम उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। तुम दोनों बहनों के बीच क्या प्रॉब्लम थी वह तो मैं नहीं जानता, पर इस वक्त मैं यह बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम आरब को पाना चाहती हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मुस्कान बोली, इस सब से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? तुम तो पिया के दोस्त हो ना? तो तपन बोला, हाँ दोस्त हूँ, लेकिन हमेशा के लिए उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। कॉलेज के वक्त से करता आ रहा हूँ, लेकिन वह है कि कभी भाव ही नहीं दिया। आज जब उसे आरब के साथ देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है और सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम उन दोनों को अलग करो। मुस्कान तपन की बात सुनकर शॉक हो जाती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसे अभी भी तपन पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूँ? तुम मुझे धोखा भी दे सकते हो। धोखा देना मेरी फितरत नहीं। मैं बस पिया को पाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसे किसी और के साथ कभी नहीं देख सकता, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यह काम खुद ही कर लूँगा। इतना बोलकर तपन जाने लगा। मुस्कान कुछ सोचती हैं और एकदम से उसे रोक लेती हैं। मुस्कान, आज शाम को मुझे पास के कैफ़े में मिलो, फिर तय करेंगे कि क्या करना है। हम इस वक्त यहाँ बात नहीं कर सकते। तपन अजीब सी स्माइल करता है और फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है और यहाँ मुस्कान अभी भी इसी सोच में थी कि तपन पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। शाम 5 बजे मुस्कान बाहर जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई और नीचे जाने लगी। उसे बाहर जाता देख दादी जी उससे पूछती हैं, जो हॉल में ही बैठकर अखबार पढ़ रही थी, अरे मुस्कान, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो और वह भी ऐसे अकेले? तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। मुस्कान रुक जाती हैं और अपने मन में सोचती है, अरे यार, यह दादी को भी चैन नहीं है। मैं कभी भी जाऊँ इन्हें इतनी क्या पड़ी है। लेकिन वह खुद को शांत करती हैं और फिर दादी को मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे दादी जी, मैं बस यहीं पास के बगीचे में जा रही हूँ, थोड़ी खुली हवा खाने। काफ़ी दिन हो गए हैं घर से बाहर निकले तो मैंने सोचा थोड़ा टहल आती हूँ। दादी बोली, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन रुको, मैं साक्षी को भेजती हूँ तुम्हारे साथ, तुम उसे अपने साथ ले जाओ। उनकी बात सुनकर मुस्कान चिढ़ जाती है। अरे यार, यह तो पीछे ही पड़ गई। अगर साक्षी साथ आई तो मैं तपन से मिलने कैसे जाऊंगी? मुस्कान बोली, अरे दादी जी, आप तकलीफ क्यों ले रही हैं और साक्षी को तकलीफ क्यों दे रही हो? मैं ठीक हूँ और मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ? वो नर्स साथ आ रही है ना, तो मैं अकेली नहीं हूँ। ओह अच्छा ठीक है, फिर जाओ, ध्यान रखना। मुस्कान तुरंत बाहर चली जाती हैं और फिर ड्राइवर को बोलकर कार से उस कैफे में जाती हैं जहाँ उसने तपन को मिलने का डिसाइड किया था। तपन पहले से ही वहाँ पहुँच चुका था और मुस्कान का इंतजार कर रहा था। वो दोनों बैठते हैं और 2 कॉफ़ी मंगवाते हैं। तपन बोला, तो कुछ प्लान सोचा है तुमने? कैसा प्लान? तो फिर तपन बोला, आरव और पिया को अलग करने का। नहीं, मैं जानती हूँ आरव मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। वो मुझे ही चुनेगा और फिर पिया को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लेगा। उसकी बात सुनकर तपन जोर जोर से हंसने लगता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह इतना आसान है? और अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है तो तुमसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तो मुस्कान बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बुलाने की? ओके ओके चिल, शांति से बात करते हैं। और पहली बात तो यह है कि आरव तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। जहाँ तक मैंने देखा है, उसकी आंखों में पिया के लिए फिक्र है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द यह फिक्र प्यार में बदल जाएगी। वह इतनी आसानी से उसे डाइवोर्स नहीं देगा। तो मुस्कान बोली, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे भी अब तो लगता है कि आरव शायद पिया को पसंद करने लगा है। तो तपन बोला, यस, और हमें उसके मन से पिया की यह जो इतनी अच्छी इम्प्रेशन है वो मिटानी होगी। क्या मतलब? मतलब यह कि आरव पिया के साथ इतने अच्छे से रहता है क्योंकि पिया खुद भी बहुत अच्छी है। आरव उस पर भरोसा करता है, हमें उस भरोसे को तोड़ना होगा। तो मुस्कान बोली, तुम्हारा मतलब है कि हमें पिया को आरव की नज़रों में गिराना होगा? मुस्कान बोली, पर तुम तो उससे प्यार करते हो ना, तो फिर उसके बारे में यह सब? मैं उसे पाना चाहता हूँ और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुस्कान को तपन की आंखों में एक अजीब सा जुनून दिखा, किसी चीज़ को पाने की बेताबी दिखी। मुस्कान बोली, ठीक है, तो क्या तुमने कुछ सोचा है कि हम यह कैसे करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है, पर उसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। क्या? तपन मुस्कान को पूरा प्लान बताता है। मुस्कान पहले तो यह प्लान सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं, लेकिन फिर वह एकदम से खुश हो जाती हैं। ओह माय गॉड तपन, क्या दिमाग लगाया है तुमने? अगर यह आइडिया काम कर गया तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आरव खुद ही पिया को इस घर से बाहर कर देगा। और एक बार पिया उसकी ज़िंदगी से चली गई तो मैं आसानी से इस घर में अपनी जगह बना लूँगी। तो तपन बोला, हाँ, लेकिन हमें सब कुछ बहुत संभाल कर करना होगा, किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। तपन और मुस्कान पिया के खिलाफ कोई बड़ी साजिश करने वाले थे, जिसकी पूरी प्लानिंग उन्होंने कर ली थी। और दूसरी तरफ पिया और आरव दोनों राज की शादी की तैयारियों में बिजी थे, इस बात से अनजान कि उन दोनों की जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक हफ्ते बाद पूरे कपूर मैंसन में भागदौड़ मची हुई थी, क्योंकि कल से राज और नेहा की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। सारे घर के लोग किसी न किसी काम में बिजी थे। राधा जी तो सुबह से कभी उधर तो कभी इधर बस इसी में लगी हुई थी। आरव और अविनाश जी फंक्शन की बाकी की तैयारी देख रहे थे। कल सुबह राज और नेहा की मेहंदी थी और फिर शाम को संगीत का फंक्शन था और उसके अगले दिन हल्दी और उसके बाद शादी। सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी थी, बस कुछ छोटे मोटे काम बाकी बचे थे और सब उसी में बिजी थे। मुस्कान अभी भी कपूर मैंसन में ही रह रही थी। हालांकि उसका पैर काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी वो हमेशा ऐसे ही चलती जैसे उसे अभी भी बहुत दर्द है। शायद वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी। राधा जी एक पल भी चैन से नहीं बैठ रही थी और कभी किचन तो कभी गार्डन तो कभी हॉल, हर जगह बार बार जाकर सब कुछ चेक कर रही थी।
राज कब से उन्हें देख रहा था। वो उनके पास जाता है और उन्हें ले जाकर सोफे पर बिठाता है। राधा जी बोली, अरे राज, क्या हुआ तुझे? क्या चाहिए तुझे अब? देख नहीं रहा क्या? कितना काम है अभी। छोड़ मुझे, क्या कर रहा है? तो राज बोला, ओफो बड़ी माँ, अब बैठो यहीं शांति से और 2 मिनट चैन की सांस लो। सुबह से देख रहा हूँ, कब से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहे हो। ऐसे में तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर आप मेरी शादी में ऐसे ही खराब तबीयत के साथ घूमोगे क्या? कैसा लगेगा? अब आपने ना बहुत काम कर लिया, तो अब यहाँ शांति से बैठिए और आराम करिए। तो राधा जी बोली, अरे यह क्या कह रहा है तू? कल तेरा संगीत है और मेहंदी की रस्म भी है और तू चाहता है कि मैं शांति से बैठूं यहाँ? बिल्कुल नहीं, अभी बहुत सा काम बचा है, मुझे सब कुछ देखना है। चल तू हट जा सामने से। अरे बड़ी माँ, यह सब काम देखने के लिए वर्कर्स है ना, वह लोग कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे, आप इतनी फिक्र मत कीजिए। तो राधा जी बोली, जानती हूँ कि अच्छा ही करेंगे, पर फिर भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। और तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने अपना कुर्ता निकाला? तो राज बोला, कौन सा कुर्ता? तो राधा जी बोली, अरे वही जो तू कल पहनने वाला है मेहंदी के लिए। तेरा वो हरा कुर्ता कहाँ है? मैंने तुझे कहा था ना कि संभाल कर रखना। अच्छा वह तो शायद पता नहीं कहाँ होगा। यहाँ है। आरब पीछे से आता है अपने हाथ में एक बैग लेकर और फिर वह बैग राधा जी के हाथ में थमा देता है। यह रहा इसका हरा कुर्ता, मैंने संभाल कर रखा था। अरे पर मेहंदी तो लड़कियों के लिए होती है ना, तो फिर मुझे यह रस्म करने की क्या जरूरत है? तो पिया बोली, अरे राज, मेहंदी शगुन के लिए लगाई जाती है और यह दूल्हा और दुल्हन दोनों को ही लगाई जाती है, क्योंकि यह शगुन होता है, यह रस्म होती है। तो कल तुम्हें भी नेहा के साथ थोड़ी सी मेहंदी लगाई जाएगी। राधा जी बोली, अरे पिया तू भी किसे समझा रही है? और आरव, अच्छा किया जो तूने संभाल कर रखा, वरना इसके भरोसे तो पता नहीं क्या हाल हो जाता इस कुर्ते का। वैसे आरव, मुझे नहीं पता था कि इन सब कामों में भी तू इतना समझदार है। मुझे तो लगा था कि तुझे सिर्फ बिजनेस करना ही आता है। उनकी बात सुनकर आरव मुंह बना लेता है। माँ, आप मेरी तारीफ कर रही हो या फिर आप मेरी बेइज्जती कर रही हो? बेइज्जती कर रहे हैं और क्या। पर माँ ने बात तो बिल्कुल सच ही कही है। आप कब से इन सब कामों में माहिर हो गए भाई? पीछे से साक्षी आती हैं और आरब को चिढ़ाने लगती हैं। उसकी बात सुनकर राज सबसे कहता है, अरे यह सब भाभी का कमाल है, उनकी वजह से हमारा आरब सुधर गया है। देखो तो कैसे सारे काम कर रहा है इतने दिनों से, और वह भी एकदम अच्छे से कर रहा है, बिना किसी गड़बड़ के। राज की बात सुनकर सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। पिया भी वहीं थी, वह भी मुस्कुराने लगती हैं। लेकिन आरब बहुत चिढ़ जाता है। आरब बोला, ठीक है, आप सब ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाओ, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी और मुझे कोई काम भी नहीं करना। यह लोग खुद ही करो सब, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो राज बोला, अच्छा, अब अपने भाई की शादी के 2 दिन पहले तुझे ऑफिस जाना है। बस आज तो तूने दिखा ही दिया कि तेरे लिए तेरे भाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तेरी ऑफिस है। तो आरब बोला, क्या नहीं, तुम मुझे इमोशनल ब्लैक करने की कोशिश कर रहे हो? राज बोला, वह भी कह सकते हैं, रुको तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। आरब की बात सुनकर राज तुरंत वहाँ से भागने लगता है और आरब भी उसके पीछे पीछे जाता है। और बाकी सब उन दोनों की हरकतें देखकर अभी भी हंस रहे थे। राधा जी बोली, अच्छा पिया, तुमने मिठाइयाँ देख ली? सारा बंदोबस्त हो गया है ना? कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो पिया बोली, हाँ माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, अब बस कल के दिन का इंतजार है। राधा जी मुस्कुराने लगती हैं और फिर जब आसपास कोई नहीं होता तब वह कुछ सोचकर पिया से पूछती हैं, वैसे पिया, तुम्हारी मनीष भाई साहब से या भाभी जी से किसी से भी कोई बात हुई? कब आ रहे हैं वह लोग आपस? पता नहीं माँ, चाचा जी से बात नहीं हो पा रही है। मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, कितने दिन हो गए हैं उनसे बात किए। पर चाची जी हमेशा यही कहती हैं, वो बहुत बिजी हैं, तो मेरी बात नहीं हो पाती। तो राधा जी बोली, ऐसा भी क्या काम है उन्हें वहाँ?
यहाँ उनकी बेटी खतरे में है और वह वहाँ पर आराम से रह रहे हैं। अब तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए ना। तो पिया बोली, कैसा खतरा माँ? राधा जी बोली, वह मुस्कान ने सब बताया था ना निखिल के बारे में। अगर उस लड़के को पता चल गया कि मुस्कान यहाँ है और उसने हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? एक तो पता नहीं क्यों, पर वह लड़की पुलिस कंप्लेन के लिए भी राजी नहीं हो रही है। अगर पुलिस कंप्लेन कर देते तो वह लोग अभी तक तलाश शुरू भी कर देते और कैसे भी सॉल्व हो गया होता। अब शादी का माहौल है और घर में काफ़ी लोग आएंगे। ऐसे में भगवान न करे पर कुछ ऊंच नीच हो गया तो पिया बोली, अरे माँ आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान जी पर भरोसा रखिए, वह कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप बस शादी की खुशियाँ मनाइए और सारी फिक्र छोड़ दीजिए। राज के लिए बहुत बड़ा दिन है, आप जानती हैं ना। अगर वह आपको ऐसे टेंशन में देखेगा तो वह भी उदास हो जाएगा। तो राधा जी बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे इस वक्त सिर्फ शादी पर फोकस करना चाहिए। फिर पिया बोली, हाँ पर अभी आप अपनी यह दवाई खाइए और थोड़ी देर बैठकर आराम कीजिए, मैं सारा काम देख लेती हूँ। पिया उन्हें पानी के गिलास के साथ उनकी दवाइयाँ देती हैं और फिर खुद बाकी के काम में जुट जाती हैं।